वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। भारत की संस्कृति की इस अवधारणा से पूरा विश्व प्रभावित है। G20 जैसे ग्लोबल इवेंट के दौरान विदेशी सैलानियों ने भारत के कई पर्यटन स्थलों का दौरा किया और वे न सिर्फ भारत की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित हुए, बल्कि भारत की संस्कृति और परंपराओं को करीब से जाना और जब लौटे तो एक बार फिर वापस आने के इरादे के साथ। वैश्विक पटल पर भारत की बढ़ती साख से देश में पर्यटन के क्षेत्र ने भी तरक्की की है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए पर्यटन क्षेत्र की प्रगति महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल और आज मुद्दा आपका में हम जानेंगे कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए पर्यटन क्षेत्र कैसे महत्वपूर्ण है। भारत के तीर्थ स्थलों और ऐतिहासिक स्थलों की लोकप्रियता का इसमें क्या स्थान है। भारत की किस खासियत की वजह से दुनिया भारत को देखने और जानने के लिए उत्सुक है। देश ने पर्यटन क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और सरकार इस ओर क्या प्रयास कर रही है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को रोजगार देने वाले पर्यटन क्षेत्र की बात की। उन्होंने इस क्षेत्र में सरकार की अभूतपूर्व उपलब्धियों का जिक्र किया। वहीं बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए पर्यटन केंद्रों के व्यापक विकास पर जोर दिया। चर्चा की शुरुआत करने से पहले सुनते हैं राष्ट्रपति और वित्त मंत्री ने देश में पर्यटन क्षेत्र की प्रगति पर क्या कुछ कहा। पर्यटन के क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, इसका कारण भारत की बढ़ती साख है। आज दुनिया भारत के को देखना और जानना चाहती है। इसके अलावा शानदार कनेक्टिविटी विकसित होने के कारण भी पर्यटन का दायरा बढ़ा है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर उत्साह चरम पर है। मेरी सरकार ने देश भर में तीर्थ और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर बल दिया है। Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. Projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पर्यटन मंत्रालय में डायरेक्टर जनरल IAS मनीषा सक्सेना। साथ ही हैं राजीव मेहरा, जो IATO यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का संसद टीवी पर। जी धन्यवाद। तो मैम, सबसे पहले तो जैसा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा, उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में भारत की अभूतपूर्व उपलब्धियों का जिक्र किया। पिछले 10 वर्षों में क्या कुछ खास रहा इस क्षेत्र में, वो सब कुछ उन्होंने बताया। लेकिन अगर बात करें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के अलावा भी पूरा देश टीवी चैनलों के माध्यम से ये जान रहा है, देख रहा है कि अयोध्या में जब श्री राम पधारते हैं, जब श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो वहाँ पर किस तरीके से पर्यटकों की संख्या में अचानक से इजाफा हो जाता है, जिससे उस जगह पर रोज़गार तो बढ़ा ही है, स्थानीय लोग भी बहुत खुश हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? जी, इस बारे में तो कोई शक ही नहीं है कि पर्यटन एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मामले में सबसे अग्रणी सेक्टर है और ये एस्टैब्लिश हो चुका है कई स्टडीज़ से कि पर रुपी स्पेंट जो नंबर ऑफ़ जॉब्स क्रिएटेड है वो पर्यटन में सबसे ज़्यादा है। क्योंकि जब एक पर्यटक आता है कहीं
तो उसे वाहन भी चाहिए, उसे खाना पीना भी चाहिए, उसे रहने का साधन चाहिए, उसके लिए कोई गाइड भी ज़रूरत होगी जो उसे बता सके। तो एक ही पर्यटक के आसपास बहुत सारे रोज़गार हैं जो उत्पन्न हो सकते हैं। और भारत विश्व में कला संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी है। हमारे पास 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। भारत की हज़ारों साल पुरानी जो हिस्ट्री है, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारा बहुत ही रंग बिरंगा जो हमारा कल्चर है, वो सब चीज़ें भारत के सॉफ्ट पावर को टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्टेब्लिश करती हैं। तो डेफिनेटली पर्यटन एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार, ज़्यादा से ज़्यादा लाइवलीहुड्स क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं बात कर रही थी राम मंदिर की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी राजीव जी कि अयोध्या में पिछले कुछ समय में आप क्या कुछ परिवर्तन देख रहे हैं? स्थानीय तौर पर वहाँ बहुत कुछ बदला है, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, वहाँ पर तीर्थयात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं अपने सेक्टर में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पुराने अयोध्या में भी लोग जा रहे थे और नंबर्स कम थे, बट अयोध्या की इतनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो गई है। और जो आप पर्यटन कह रहे हैं वो मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, मगर उससे होटल में रोज़गार या धर्मशाला में या ऐसी जगहों पे रोज़गार बढ़ा है। खाने पीने का बहुत अच्छी तरह रोज़गार बढ़ा है उधर, वहाँ पर आने समय में और बढ़ेगा, बट ऑर्गेनाइज सेक्टर में कम है। 5 स्टार होटल्स की भी तैयारियाँ हो रही हैं, आई थिंक अगले साल तक खुल जाएंगे वो भी। तो स्पिरिचुअल टूरिज़्म के लिए है, और हमें अगर विदेश से भी टूरिस्ट लेके आने हैं वहाँ के लिए, जो किसी टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म बाहर करती थी, जिससे आज वाराणसी इतना फेमस हुआ है बाहर। जो भी टूरिस्ट आता है मोस्टली कोशिश होती है उसकी मैं वाराणसी होके वहाँ की वो जगह देखूं। और हमारे को भी ये उम्मीद है कि अगर यूपी सरकार और भारत सरकार बाहर इसकी एडवर्टाइजमेंट करें, तो मैं खुद यूपी के सीएम को प्रॉमिस करके आया था कि साल भर के बाद यहाँ टूरिस्ट, बाहर से भी जो आने वाला टूरिस्ट है वो काफ़ी संख्या में आएगा यहाँ पे, बट उसके लिए हमारे को बाहर एडवर्टाइजमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और आप एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं, तो जब भारत में G20 जैसे ग्लोबल इवेंट का आयोजन हुआ तो देश के 60 शहरों में 200 से ज़्यादा बैठकें हुई और इस दौरान बहुत सारे देशों से विदेशी पर्यटक आए, बहुत सारे डेलीगेशन आए जिन्होंने भारत के स्वाद भी चखा, यहाँ की संस्कृति को भी जाना, यहाँ के पहनावे को भी देखा। ये खुशी की बात है कि जब वो कश्मीर गए तो उन्होंने कश्मीर के पहनावे को धारण भी किया और वो बेहद खुश नज़र आए। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? जैसा कि इन्होंने कहा राजीव जी ने कि विदेशी कम आकर्षित हो रहे हैं या फिर उनके हिसाब से यहाँ पर सुविधाओं की थोड़ी कमी है, आप क्या कहना चाहेंगी इस पर? मैं ये कहना चाहूँगी कि पोस्ट पैंडमिक विश्व अभी धीरे धीरे ओपन अप कर रहा है और इस लिहाज से विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ तो रही है, लेकिन अभी थोड़ी सी कसर है प्री पैंडमिक लेवल्स में। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस साल ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होते होते हम शायद पहुंच जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि देश का जो आकर्षण है, 60 जगहों पर डेलीगेट्स गए, 60 जगहों की बहुत कवरेज हुई और उन 60 जगहों पर लोगों ने बेसिक कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज़ स्थापित की गई, वहाँ के एक्सपीरियंसेस डॉक्यूमेंट हुए, वहाँ लोगों की ट्रेनिंग हुई। पर्यटन मंत्रालय ने खुद काफ़ी लोगों की, टैक्सी ड्राइवर्स की, टूर गाइड्स की, होटल स्टाफ की ट्रेनिंग की और लोगों की भी ट्रेनिंग हुई। तो एक तरह से एक इवेंट्स के लिए कैपेसिटी वहाँ बिल्ड हुई है। तो पर्यटन मंत्रालय की ये कोशिश है कि ये जो कैपेसिटी इवेंट्स मैनेज करने के लिए क्रिएट हुई है, ये सिर्फ G20 के साथ ही समाप्त ना हो जाए, बल्कि इसमें आगे भी कॉन्फ्रेंसेस हों, शादियां हों और इवेंट्स हों। और इसके लिए मंत्रालय लगातार प्रयासरत है और इस बारे में बहुत सीरियसली प्रमोशंस किए जा रहे हैं विदेश में। जहाँ भी हम विदेशी पर्यटन मेलों में जाते हैं, उत्सवों में जाते हैं, चाहे वो वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट हो या वो स्पेन में फितूर हो या अब हम जैसे बर्लिन जाएंगे या फ्रैंकफर्ट जाएंगे, तो सभी जगहों पर भारत की ये इवेंट्स मैनेज करने की जो
न्यूली क्रिएटेड कैपेसिटी है उसके बारे में बात की जा रही है। इसके अलावा मंत्रालय समय समय पर विदेशी बायर्स को भी लाकर दिखाता है, फार्म ट्रिप्स कराता है। रिसेंटली नवंबर में हमने नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट किया पर्यटन मंत्रालय ने, उसमें 28 बायर्स लाए गए जिनको नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग जगह दिखाई गई। तो मंत्रालय की ये कोशिश है कि विदेशी पर्यटक और ज़्यादा आकर्षित हों, और स्पेशली इसमें हम जो भारत के मिशंस हैं देश से बाहर, जो हमारी एम्बसीज़ हैं, जो हमारे मिशंस हैं, उनकी सहायता ले रहे हैं। उनकी सहायता से हम इंडिया डेज़ भी कर रहे हैं, इंडिया इवनिंग्स कर रहे हैं, वहाँ के टूर ऑपरेटर्स से संपर्क साध रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका असर जल्दी ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और आपने बात की कि इवेंट्स जो हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो प्रदर्शनी हो रही हैं, उनसे जुड़े सेक्टर में देश को बढ़ावा देने के लिए भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे स्थल बनाए जा रहे हैं देश में, जो कहीं ना कहीं वैश्विक पटल में एक बहुत ही उच्चतम स्तर, एक मानक स्थापित करते हैं। और आने वाले समय में जैसा कि आपने कहा कि इस सेक्टर में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि सरकार इस ओर प्रयास कर रही है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे राजीव जी इस बारे में? क्योंकि जब बात कर रहे हैं प्रदर्शनी की, इवेंट्स की, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, और जब भारत मंडपम जैसे मॉडल को हम देखते हैं, यशोभूमि जैसे एक विशाल हम आयोजन स्थल को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे जो प्रयास हैं, हमारी सरकार के जो प्रयास हैं, वो फलीभूत हो रहे हैं, और आने वाले समय में हम निश्चित तौर पर हम विश्व में दूसरे लोगों को भी आकर्षित करेंगे कि वो यहाँ आएँ और यहाँ पर अपने उत्पादों का प्रदर्शन करें, यहाँ पर बड़े स्तर पर वैश्विक सम्मेलन हो। देखिए, मैं भी G20 का पार्ट था जी। श्रीनगर में भी था, गोवा में भी था, और जो और भी सिलीगुड़ी हुआ या रण कच्छ में हुआ। एक तो उन जगहों की जहाँ जहाँ ये हुई है, वहाँ जगहों की डेवलपमेंट बहुत बढ़िया हो गई जी। रोड्स, लाइट्स, साइनेज, वो बहुत बढ़िया होगी, विच इज़ कमेंडेबल कि एक चीज़ अच्छी हुई है इन जगहों पे। अब यहाँ की जो बात कर रहे हैं कन्वेंशन फैसिलिटीज़ की, यहाँ पर हमें इतने सुंदर ये बना दिए हमने कन्वेंशन सेंटर्स इंक्लूडिंग दिल्ली, मगर हमारे को उसके लिए बाहर पब्लिसिटी करके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस लानी है यहाँ पे। वो उसके लिए हमें प्रयास करना है, और वो प्रयास तभी होगा जबकि भारत सरकार बाहर जो इनकी एग्जीबिशंस होती हैं उनमें पार्ट ले, और वहाँ पर जैसे मैंने पहले बोला, इन सब चीज़ों की वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो प्रेस हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, किसी में भी हो, इट नीड्स टू बी डन। जब तक वो नहीं होगा, और हमें अब से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि कन्वेंशंस जो हैं इंटरनेशनल, वो 2-3 साल पहले फ़ैसला कर लेते हैं हमने कहाँ जाना है। तो अभी से अगर हम 26 शुरू करेंगे तो 2026-27 के लिए हम कोई बिडिंग कर सकते हैं किसी अच्छी बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए। एक्सीलेंट फैसिलिटीज़ वहाँ पर हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ हैं, बट हमारे को उसको यूज़ करना है। अंडर यूज़ नहीं रहनी चाहिए, चाहे द्वारका वाला है जी, चाहे ये प्रकृति में, दोनों के दोनों को अंडर यूज़ नहीं रहना चाहिए किसी भी हालत में नहीं। उसके लिए इतना पैसा खर्च हुआ सरकार का, वी मस्ट गेट द रेवेन्यू आउट फ्रॉम देयर। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जैसा कि आपने कहा भी कि कनेक्टिविटी बढ़ रही है, देश में बहुत सारे एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं। अगर हम अयोध्या की बात करें तो वहाँ पर भी जो वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, वो अपने आप में जो वैश्विक स्तर पर सुविधाएं हैं, और ऐसा सिर्फ वहाँ ही नहीं, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्थानों पर एयरपोर्ट बने हैं। और पूरे देश भर की बात करें तो कनेक्टिविटी का जो स्तर है, चाहे वो रेल की सुविधा हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स की सुविधा हो, पूरे देश में बढ़ी है। और अगर हम बात करें इस कनेक्टिविटी की, और इससे जो बुनियादी ढांचे में जो विकास हुआ है, साथ ही साथ रोज़गार बढ़ा है। और जैसा कि अभी राजीव जी ने कहा कि भारत के लोग भी, भारत की सरकार भी बाहर जाकर कहीं शामिल हो, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं समझ रही हूँ कैसा हो रहा है। डेफिनेटली जो कनेक्टिविटी इम्प्रूव हुई है, मैं कहूँगी कि उसके हमें बहुत पॉजिटिव परिणाम मिले हैं, क्योंकि पहले कई डेस्टिनेशंस जो बहुत सुंदर थी जी, पर वहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल था, वहाँ पहुँचना अब आसान हो गया है। और चूँकि एयरपोर्ट्स बन गए हैं, चूँकि सड़कें बेटर हो गई हैं, तो लोगों को मज़ा भी आ रहा है वहाँ जाने में। तो जो एस्टैब्लिश्ड डेस्टिनेशंस थी, उनके अलावा भी जो लेसर नोन डेस्टिनेशंस हैं,
वहाँ लोग जाने लगे हैं। और आजकल एक इंस्टावर्दी टूरिज्म की हम बात करते हैं, तो हर किसी की इच्छा ये होती है कि हम अपना सोशल मीडिया पर एकदम यूनिक पिक्चर्स पोस्ट करें, एकदम यूनिक एक्सपीरियंसेस लें। तो उस तरह के भी यंग एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे आ रहे हैं जो बहुत अनोखे एक्सपीरियंसेस टूरिज़्म के लिए संजो कर ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की बढ़ोतरी और कनेक्टिविटी दोनों से मिलकर बहुत सारे नए आइडियाज़ टूरिज़्म में हैं जो आजकल फलीभूत हो रहे हैं और लोग उनकी तरफ जा भी रहे हैं। और पर्यटन मंत्रालय की भी कोशिश है कि जो स्टैब्लिश्ड डेस्टिनेशंस हैं उनके अलावा लोग उन जगहों पर भी जाएं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। और इसके लिए हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं। अभी इनफैक्ट हम दूसरे मंत्रालयों के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ हमने अमृत धरोहर जो उनका कार्यक्रम है उसमें नेचर टूरिज्म कंपोनेंट पर साथ में काम किया है। और 5 अमृत धरोहर साइट्स पर हमने ट्रेनिंग की है नेचर गाइड्स की। तो अब वहाँ पर आपको गाइडेड टूर्स कराने वाले ज़्यादा लोग उपलब्ध हैं। तो सुल्तानपुर से इसकी शुरुआत हुई हरियाणा में, और इसके अलावा इंदौर, यशवंत सागर और सिरपुर, और उड़ीसा में भितरकनिका और चिल्का, ये 5 अमृत धरोहर साइट्स पर ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। और इसके अलावा अब हम और अमृत धरोहर साइट्स पर भी इसको लेने वाले हैं। इसी तरह से वाइब्रेंट विलेजेस जो हमारे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कार्यक्रम है जी, वाइब्रेंट विलेजेस में टूरिज्म का क्या पोटेंशियल हो सकता है और उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी हमने पिछले दिनों विजयवाड़ा में एक संगीत समारोह का आयोजन किया जिसमें उस इलाके के टूरिस्ट अट्रैक्शंस, वहाँ के हैंडलूम्स, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स, इन सब के बारे में एक प्रदर्शनी लगाई गई और टूरिस्ट आए ताकि इन जगहों के बारे में लोग जानें जहाँ उतनी संख्या में पर्यटक नहीं जाते हैं। तो पर्यटन मंत्रालय की कोशिश ये है कि जो इस्टेब्लिश्ड डेस्टिनेशंस हैं वहाँ भी सुविधाएं बढ़ें और ज़्यादा टूरिस्ट आ सकें, और जो कम इस्टेब्लिश्ड हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे और वो वहाँ जा सकें। बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी राजीव जी कि जो ज़्यादातर स्थापित जगह हैं वहाँ पर तो लोग जा ही रहे हैं, लेकिन जिनको लोग कम जानते हैं, वाइब्रेंट विलेज हो गए, गांव की खूबसूरती आकर्षित तो करती है, लेकिन अब जैसे जैसे डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से लोगों में जानकारी बढ़ रही है, क्योंकि एक जना कहीं जाता है, एक शख्स कहीं जाता है किसी इंटीरियर इलाके में, किसी गांव में, वो वहाँ की खूबसूरती से प्रभावित होता है, उसको वो सोशल मीडिया पर डालता है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रचार तो होता ही है उस जगह का। दूसरे लोग भी आकर्षित होते हैं और चाहते हैं कि वो ऐसे स्थान का भ्रमण करें जहाँ जो बहुत खूबसूरत लग रहा है, जिसके बारे में कभी सुना नहीं उन्होंने। तो आपके आंकड़े क्या कहते हैं कि ऐसे जो वाइब्रेंट विलेज हैं उसकी ओर लोग कितना आकर्षित हो रहे हैं और वहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ रही है, क्या कुछ स्तर है? देखिए, डेफिनेटली लोग ज़रूर अट्रैक्ट हो रहे हैं इन जगहों के ऊपर देखने के लिए विलेज लाइफ क्या है जी, मगर इसके लिए जो इसके अट्रैक्शन का असली कारण बन रहा है कि कई रिजॉर्ट्स रिमोट एरियाज़ में बन रहे हैं जहाँ हम लोग भी जाते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए, और 70 to 80% जो एम्प्लॉयमेंट है उस रिजॉर्ट के अंदर वो नेबरिंग विलेजेस से है, वो नेबरिंग विलेजेस के एम्प्लॉय करके उनको ट्रेन करी गई है जी। तो जब लोग पर्यटक वहाँ जाके रहते हैं आके, तो वो लोग विलेजेस के टूर कराते हैं हर चीज़ दिखाने के लिए। तो एक ये भी माध्यम बन गया है कि जो रिजॉर्ट्स शहर से दूर हैं वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लोकल दी जा रही है, और ये कुछ सालों से ये इनिशिएटिव लिया है होटल्स ने भी और टूरिज़्म इंडस्ट्री ने भी कि लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी जाए, जो उस एरिया का उसको वहीं एम्प्लॉयमेंट दी जाए, और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि उस एरिया का डेवलपमेंट भी हो जाती है। एक 5 स्टार होटल आ गया, उसने हर जगह पर ले लिया, और वो लोग होटल के अंदर भी क्लाइंट्स को, गेस्ट को दिखाते हैं दोनों चीज़ें, एक तो इंडिया, असली इंडिया क्या है, और विलेज लाइफ में हम क्या क्या करते हैं इनसाइड दी होटल ऑल्सो, तो वो भी करते हैं और वो विलेज टूर्स भी लेके जाते हैं, जिससे लोग विलेज अट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी डीजी मैम बताएंगी आपको कि बेस्ट विलेज का अवार्ड शुरू करा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जी। उसके लिए आवेदन मंगाए हुए हैं, तो आई थिंक अप्रैल के अंदर उसकी भी अनाउंसमेंट हो जाएगी, विच इज़ द बेस्ट विलेज इन इंडिया।
तो वो भी चल रहा है। और जितना हम लोगों को अट्रैक्ट करेंगे बहुत बढ़िया है। जब हमारी बसेस दिल्ली से आगरा, आगरा से जयपुर जाती है फॉरेन टूरिस्ट को भी लेके, तो गाइड्स जो हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के रिकग्नाइज्ड गाइड्स हैं, वो कई गांव उन्होंने देखे हुए हैं जहां ले जाके इनको फॉरेन टूरिस्ट को अंदर लेके जाते हैं गांव के अंदर, चाहे आधा घंटा रुके उनको दिखा के कि ये हमारी संस्कृति है, ये देखिए ये ऐसे। चाहे वो विलेजेस भी आज मॉडर्न हो गए हैं, वो वाले विलेजेस पुराने वाले नहीं रहे, बट सब वो भी मॉडर्न हो गए, बट स्टिल ट्रेडिशनल चीज़ें भी अभी हैं वहाँ पे। बिल्कुल। अगर हम अपने गांव से निकल के हमारे कोस्टल एरियाज़ में जाते हैं, लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं, तो जब प्रधानमंत्री जाते हैं ऐसी जगहों पर और वो उसका एक वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, फिर चाहे वो लक्षद्वीप हो या फिर कोई सांस्कृतिक स्थान, कोई मंदिर, लेकिन जब वहाँ पर विकास होता है या फिर प्रधानमंत्री अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उससे जुड़ा हुआ कोई वीडियो डालते हैं, तो अपने आप ही वो जगह, उसकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ जाती है और लोग बहुत पसंद करते हैं। और आने वाले दिनों में सोशल मीडिया में भी उस स्थान से जुड़े फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की बाढ़ सी आ जाती है। इस पर क्या कहना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सोच समझकर जगहों का चुनाव करते हैं जाने के लिए, और उनके जाने से ही डेफिनेटली उस जगह को पब्लिसिटी मिलती है और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी कुछ डेवलप होता है, क्योंकि जब वो जाते हैं, देखते हैं, तो वो एक प्राथमिकता के तौर पर दर्ज हो जाता है। मुझे लगता है कि ये बात पूरे भारत के लिए भी कही जा सकती है कि विदेशों में माननीय प्रधानमंत्री ही हमारे सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं इनक्रेडिबल इंडिया के, और उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश के अनुसार पर्यटन मंत्रालय कार्य करता रहा है। इस बारे में बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो उनकी परिकल्पना है, उसके आधार पर जो मार्गदर्शन दिया, तो भारत पर्व हर साल आयोजित होता है लाल किले पर गणतंत्र दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में, जहां गणतंत्र दिवस परेड में जो कर्तव्य पथ पर झांकियां होती हैं वो शोकेस की जाती हैं। उसके अलावा सभी स्टेट्स अपने पर्यटन के थीम स्टॉल्स लगाते हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज स्टॉल्स लगाती हैं, पूरे देश के हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, खाना पीना सब एक जगह पर आ जाता है। तो एक ये बहुत बड़ा शोकेस है दिल्ली में लाल किले पर। गणतंत्र दिवस के आसपास वैसे भी पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है, तो वो सब भी आके लाल किले पर ये सब देखते हैं, और जो इसके विजुअल्स हैं वो पूरे विश्व में सोशल मीडिया के माध्यम से जाते हैं। और G20 की जो भारत की प्रेसिडेंसी रही, उसमें शायद पहली बार ऐसा हुआ कि इतने सारे शहरों में एक साथ इवेंट्स हुए। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का मिला जुला असर ये है कि भारत का कल्चर, भारत का खान पान, भारत का पहनावा, भारत का हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हमारे सभ्यता, हमारा बिल्ट हेरिटेज, हमारा इंटैंजिबल हेरिटेज, संगीत, नृत्य, सभी कुछ विदेशों में दूर दूर तक पहुंचा है और लोगों का एक आकर्षण बढ़ा है। जैसा राजीव जी ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय भी इसके बारे में विदेशों में और ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर भी रहा है और आगे भी करेगा, ताकि इसको हम एक बढ़ते हुए नंबर जो टूरिज़्म का है, जो विदेशी टूरिस्ट्स का है, उसमें कन्वर्ट कर सकें। इसके अलावा पर्यटन जहाँ भी ज़्यादा बढ़ता है, जहाँ लोग जाते हैं, वहाँ बहुत सारे लाइवलीहुड्स वैसे ही शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूर एक इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हम टूरिज़्म को बना सकते हैं इन सब इंटरवेंशंस के साथ। बिल्कुल, जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स हैं हमारे भारत में, स्पिरिचुअल टूरिज्म भी बढ़ रहा है, और लक्षद्वीप की भी हमने बात की, अयोध्या की भी हमने बात की, लेकिन अगर बात करें भारत के खान पान की, तो मिलेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो मोटा अनाज है उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी मनाया गया, और इस अनाज से जहाँ हमारे किसान हैं उनको भी फ़ायदा होता है, और जब विदेशी पर्यटक भारत में आते हैं तो उनको परोसा जाता है मिलेट, और उसे खाकर वो बड़े आनंदित होते हैं क्योंकि बहुत ही हेल्दी होता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स में जितने भी इवेंट्स हुए, वहाँ जो भी भोजन परोसा गया उसमें मिलेट्स ज़रूर थे, और ये तो हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। पूरे देश में जम्मू से लेकर और कन्याकुमारी तक, और इधर गुजरात से लेकर और मिज़ोरम तक मिलेट्स यूज़ होते रहे हैं, कल्टिवेट होते रहे हैं। धीरे धीरे इनका प्रचलन थोड़ा कम होता गया, लेकिन अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स के बाद सभी लोगों का इनकी तरफ आकर्षण बढ़ा है।
ये कम पानी वाली क्रॉप्स हैं, ये बहुत क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं और कहीं ना कहीं हमारी ये जो विरासत है, मिलेट की जो विरासत है, और हम टूरिज्म के साथ साथ इस विरासत को वैश्विक पटल तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, हेल्थ फूड वाला जो एक मार्केट सेगमेंट है, बिल्कुल हेल्दी फूड्स वाला, उसमें मिलेट्स की बहुत बड़ी भूमिका है और भारत के माध्यम से ये पूरे विश्व तक पहुंच रही है। और इस बारे में शालिनी मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले साल जो SCO की भी प्रेसिडेंसी भारत के पास थी और SCO के जो इवेंट्स हुए उनमें एक इवेंट था कि मिलेट्स के व्यंजन अंतर्राष्ट्रीय फ्लेवर्स क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हमने मुंबई में एक फूड फेस्टिवल किया था जिसमें कि 8 SCO देशों से शेफ़ आए थे और उन्होंने मिलेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई और ये सब रेसिपीज़ डॉक्यूमेंट हो चुकी हैं और ये शेयर होंगी बहुत जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अंत में राजीव जी आपसे जानना चाहूँगी कि हमने स्पिरिचुअल टूरिज्म, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इन सब की बात की, लेकिन अंत में जानना चाहूँगी हेल्थ टूरिज्म को लेकर कितने लोग, कितने विदेशी सैलानी भारत में आते हैं, क्योंकि भारत हेल्थ सेक्टर में बहुत प्रगति कर रहा है, तो इसमें क्या कुछ आंकड़े कहते हैं? देखिए, ये भी सेक्टर काफ़ी अच्छा डेवलप कर रहा है और स्पेशली केरला के अंदर अब तो महाराष्ट्र में भी कई सेंटर्स आ गए हैं जो यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं और 7 दिन से 15 दिन तक इन जगहों पर रह रहे हैं आके। तो इसकी अट्रैक्शन भी काफ़ी आगे से बढ़ गई है, इसकी भी जो पहले कम थी अब काफ़ी बढ़ गई और इसीलिए कई जगहों स्टेट्स में ये खुल रहे हैं। तो एक ये भी एक अचीवमेंट है हमारी कि भाई हम इन लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट कर सके हैं और उसका एक रीज़न ये भी है कंपैरेटिवली बाकी जगहों से कॉस्ट वाइज ये अफोर्डेबल है फॉरेनर्स के लिए भी जी। तो ये भी चल रहा है सारा इसका। मैं इसमें क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी कि एक तो हम बात करते हैं मेडिकल टूरिज्म की, जो लोग विदेशों से भारत में इलाज कराने आते हैं जी, इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि भारत में जिस स्तर के हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं और जितनी कम कॉस्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट्स की कई देशों से ज़्यादा, तो लोग आते हैं और मेडिकल वीज़ा को अब ई-वीज़ा कैटेगरी में रखा गया है और अब इसका जो एक्सटेंशन है वो भी ईजी कर दिया गया है। और जो दूसरी कैटेगरी है वेलनेस टूरिज्म की, जो योग और हमारी जो ट्रेडिशनल पद्धतियाँ हैं वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि बहुत सारे इलाके भारत के ऐसे हैं जहाँ क्लाइमेट पूरे साल एक जैसी रहती है, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है और वहाँ इस तरह की जो ट्रेडिशनल पद्धतियाँ हैं उन पे आधारित रिजॉर्ट्स और वेलनेस सेंटर्स की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है और उनके प्रति भी विदेशी पर्यटकों का काफ़ी आकर्षण है। और ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड है क्योंकि फिर पर्यटक जो आते हैं, जैसा राजीव जी ने कहा कि 7 से 10 दिन तक एक जगह रहते हैं जी, और जब वो लंबा रहते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो रोज़गार हैं उनकी संख्या में उतनी ही बढ़ोतरी होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी और राजीव जी आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो जैसा कि हमने जाना कि टूरिज्म क्षेत्र में भारत प्रगति तो कर ही रहा है, जहां विदेशी सैलानी भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं, वहीं सरकार के कई प्रयास देखो अपना देश, स्वदेश दर्शन, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इन सब के तहत और स्पिरिचुअल टूरिज्म और साथ ही जो हमारा योग है, जो हमारी चिकित्सा पद्धति है, ये भी भारत में पर्यटन के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और साथ ही इससे देश में रोजगार में भी वृद्धि हो रही है। इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।